पूरा कंप्लीट करना है तो भाई ये वीडियो देखो। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. डिस्को में ना आज तो सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट कर। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा एक तो सिलेबस नोट कर लो टेस्ट का। देखो पिछला चैप्टर पूरा आएगा और ये वाला चैप्टर भी पूरा आएगा और 10 क्वेश्चन मैं आपको रोटेशनल मोशन से दूंगा, मैकेनिक्स का रिवीजन। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर रिपीट कर दीजिए ना एक बार। पिछला चैप्टर पूरा आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और 10 क्वेश्चन आपको मैं रोटेशनल मोशन से दूंगा, मैकेनिक्स। सर पेपर को हिंदी इंग्लिश दोनों में कीजिएगा ना। क्या? पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना ना। Yes, sir. बहुत मिस्टेक रहता है सर हिंदी वाले में। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। सर क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में सर करिए। जैसे एग्जाम्स में आते हैं ना वैसे। दोनों में तो आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में। सर बायो बस में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं रहता। हम तो पूरा बेचते हैं, मैं उनको बोल दूंगा इस बार, है ना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। हम तो पूरा बेचते हैं, जैसे बायो में बेचते हैं ना वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में बेचते हैं। मैं इशांत सर को बोलूंगा एक बार वो पूरा इमेज बना दें। क्यों इंग्लिश वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? अच्छा हिंदी वालों को इंग्लिश चाहिए। यस सर। चलो मैं बोल Yes. हिंदी इंग्लिश दोनों की इमेज बना देंगे, ठीक है। अभी बात कर लूंगा क्लास के बाद। थैंक यू सर। चलो हाँ बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं बेटा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? स्वप्रेरण। बच्चों जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाले, कुंडली से गुजरने वाली, मान लो हमारे पास एक कॉइल है और उसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो बच्चों अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो कॉइल इस चेंज का अपोज करेगी, इसका विरोध करेगी परिवर्तन का, और उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ इस परिवर्तन का विरोध करेगा
वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस चेंज को अपोज करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जब भी हम किसी कॉइल से करंट फ्लो कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम उस करंट को चेंज करते हैं बेटा, अगर हम उस करंट को चेंज करते हैं तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो उस चेंज का अपोज करता है। बच्चों यह घटना सेल्फ इंडक्शन कहलाती है, ये फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्वप्रेरण। और उस कॉइल की जो प्रॉपर्टी है, उस कुंडली का जो गुण है जिसके कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वो कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। कुंडली के इस गुण को कहते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरक, है ना। चलो थोड़ा सा लिखना शुरू करो। देखो, when current pass through a coil, when current through a coil is changed, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित किया जाता है, when current through a coil is changed, comma, coil opposes the change in this current, coil opposes the change in this current, hence, full stop, hence an EMF induced in this coil, hence an EMF induced in this coil. अब हिंदी में एक बार लिख लो, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली धारा में इस परिवर्तन का विरोध करती है। कुंडली धारा में इस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। लिख लो, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तथा कुंडली का यह गुण स्वप्रेरकत्व कहलाता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। कुंडली का यह गुण स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखो, अगर आप किसी भी कॉइल में कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे तो ये घटना नहीं होगी। ये फिनोमेना तभी होता है जब हम उस करंट को चेंज करते हैं। जब हम करंट को चेंज करेंगे तो ही सेल्फ इंडक्शन होगा, कांस्टेंट करंट से सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। आगे देखो बच्चों, किसी भी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, है ना। किसी भी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
Magnetic flux passing through a coil is directly proportional to current through it. और बेटा जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती का नियतांक, वो L होता है। L कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। बच्चों इस फार्मूले से अगर हम L की यूनिट निकालें तो वेबर पर एम्पियर आएगी। आई नीचे आ जाएगा ना, ये वेबर होता है, वेबर पर एम्पियर, एम्पियर नीचे आ जाएगा। परंतु हम इसे वेबर पर एम्पियर नहीं लिखते, हम इसे क्या लिखते हैं? हेनरी। SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी होता है। मात्रा दिख के बताना। बच्चों हेनरी को H लिखते हैं, कैपिटल H। थोड़ी सी मेहनत करो और मुझे L की डायमेंशन निकाल कर बताओ। चलो आपकी मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा डायमेंशंस की, एग्जाम में गलत नहीं होगा क्वेश्चन। बताओ L की वीमा क्या आएगी, निकालो। पाई की वीमा हमने पहले निकाली थी, उससे L की वीमा निकल आएगी। सर ml2t - 2a - 2। सही है बेटा। L की जो वीमा है डायमेंशन, वो आएगी m1 L2 t - 2 a - 2। m1 L2 t - 2 a - 2। बच्चों हमने फाई की डायमेंशन पहले से निकाली हुई है, उसमें बस एक एम्पियर का भाग ही तो देना है, तो आ जाएगा। ठीक है, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा, जब हम आई को चेंज करेंगे तो पाई चेंज होगा, करंट बदलने से फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स के बदलते ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो लिखो, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इज, ये देखो। तो बच्चों हमें फैराडे के नियम से पता है E बराबर -dφ/dt होता है। फाई बराबर Li लिख दिया, L को बाहर ले लिया, L कांस्टेंट होता है बेटा कॉइल का, तो ये आ गया E बराबर -L/di/dt। तो हमें L की वैल्यू दे देगा, करंट चेंज दे देगा 1 सेकंड में कितना हो रहा है, तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल लेंगे। गरिमा पूछ रही है साउंड लो है क्या? बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज कम सुनाई दे रही है क्या? ठीक है सर, आवाज ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 20 मिली हेनरी। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है। सर कितना बोले? 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 20 मिली हेनरी।
फुल स्टॉप। मैं लिख भी देता हूँ बेटा सामने। हाँ, आगे लिखो। इस कुंडली में 100 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा को बढ़ाया जाता है। तो बच्चों di/dt आपको दे रखा है 100 एम्पियर प्रति सेकंड। इन दिस कॉइल करंट इज इंक्रीज्ड at a rate of 100 ampere per second. In this coil, current is increased at a rate of 100 ampere per second. इस कुंडली में धारा को 100 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ाया जाता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बताइए। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अभी तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, परिमाण बताना है, माइनस नहीं बोलना, सिर्फ वैल्यू बतानी है। 2 यूनिट के साथ बोलो बेटा। 2 क्या आएगा? सर 2 टेस्ला मीटर स्क्वायर। नालायक, ईएमएफ वोल्ट होता है। 2 वोल्ट में चला गया तू। 2 वोल्ट कहाँ चला गया? टेस्ला मतलब वोल्ट याद नहीं आया? तो बेटा E का मैग्नीट्यूड होता है LDI/dt। L है 20 मिली हेनरी, मिली को कन्वर्ट कर लो। DI/dt हमने आपको 100 दिया है, तो ये 2 0 3 0 इससे खत्म हो जाएगा, तो ये 2 वोल्ट बचेगा। तो बच्चों उस कॉइल में जो विद्युत वाहक बल होगा वो 2 वोल्ट होगा। ठीक है? यस सर। हाँ बच्चों, अब हम है ना कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, स्वयं प्रेरकत्व, उसका एक फार्मूला होता है, वो लिख लेते हैं। लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व। बच्चों हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस r है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, फेरों की संख्या। तो उसका L का फार्मूला किसको याद है? किसी को याद है? तो इसका टॉपिक है सर म्यू 0 ni/2r। बेटा L में I नहीं आता। L में म्यू 0 m सर, म्यू 0 m का वर्ग a/l। ये वही लड़का है। हाँ, इसकी आवाज अलग है, समझे भी आता है क्या बोल रहे हैं। सर म्यू नॉट n स्क्वायर a/l। म्यू नॉट n स्क्वायर
पाई आर डिवाइडेड बाय 2। देखो, we have a circular coil of radius r having number of turns n। हमारे पास 8 त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है। ठीक है, यस सर। तो लिख लो, इस कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज, ये फार्मूला लिख लो बेटा, और सारे चिन्हों के मतलब भी लिख लो। सिंबल क्या है, आर मैंने ऊपर लिखा दिया, सॉरी लिखा दिया, हाँ ऊपर लिखा दिया, एन फेरों की संख्या है, आर उसका रेडियस है। क्या किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल में फ्लो करने वाले करंट पर डिपेंड करता है? किसी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व उसमें प्रवाही धारा पर निर्भर करता है क्या? नहीं सर, आई थिंक नहीं करता। अरे कर रहा होता तो इसमें मैं आई की वैल्यू देता ना। तो बच्चों, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उसमें फ्लो करने वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, हमने आपसे शुरू में बताया ना, सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें होने वाले करंट में चेंज का अपोज करती है ना, धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर आप न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में जाओ और वहां किसी भी वस्तु के जड़त्व को परिभाषित करो, इनर्शिया को डिफाइन करो, बताओ किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या है? जड़त्व वह गुण होता है जो अपने में परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ, स्थिति या गति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो बच्चों, उसी तरह स्वप्रेरकत्व भी धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए किसी भी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व की तुलना अगर हम जड़त्व से करें तो बिल्कुल सही होगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज इक्विवेलेंट टू और सिमिलर टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स। लिख लो, ये लाइन कहीं लिखो, अच्छी लाइन है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल is equivalent to inertia of any body। हिंदी में लिखो, किसी भी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व किसी वस्तु के जड़त्व के तुल्य होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार सेल्फ इंडक्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है या सिमिलर है, तो हम बोलेंगे इनर्शिया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। किसी वस्तु के जड़त्व के तुल्य होता है। तो बच्चों, जैसे किसी वस्तु का जड़त्व उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, उसी तरह यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल से पास होने वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो लिख लो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन करंट पासिंग थ्रू इट। किसी भी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व उससे गुजरने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। किसी भी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व उससे गुजरने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। Self-inductance of coil does not depend on current passing through it।
हाँ, उसकी रेडियस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, इन पर तो डिपेंड करता है, वो तो फार्मूले में साफ दिख रहे हैं। एक और लिखो फिर क्वेश्चन करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, इसका फार्मूला कौन बता रहा है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। आराम से दोबारा बोलो बेटा। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। हाँ, ए इंटू एल आएगा बेटा, नहीं आएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। सर म्यू 0 n अच्छा एक मिनट, आपने स्मॉल एन बोला है तो गलत है, अगर आपने कैपिटल एन बोला है तो सही है, तो सही है। सर कैपिटल एन स्क्वायर। फिर सही है। देखो ये याद रखो आप, इसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे अभी हम, जो भारती ने बोला अब उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे, तो इसने सही बोला है। लेकिन आप ये वाला याद रखो, स्मॉल एन क्या है बेटा, याद करो। कैपिटल एन अपॉन एल। स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल, और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पागल, वॉल्यूम, आयतन है। अरे यार वॉल्यूम था क्या? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, परिनालिका का आयतन, और आयतन होगा क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। आयतन, वॉल्यूम क्या होगा? अनुप्रस्थ काट गुना लंबाई। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो उस लड़की ने जो बोला भारती ने वो सही आ जाएगा। ये एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये एल इंटू एल होगा, तो एल का फार्मूला आ जाएगा म्यू डॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो बच्चों ये दोनों फार्मूले सही हैं, बस ये याद रखना स्मॉल एन और कैपिटल एन अलग अलग चीज है। स्मॉल एन बराबर एन बाई एल होता है, कुल फेरों की संख्या अपॉन लंबाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। याद है स्मॉल एन को एक नाम देते थे हम वहां पर, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी। फेरे घनत्व, टर्न डेंसिटी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो अब। अपने फिजिक्स में तो बेटा बिना क्वेश्चन की पढ़ाई नहीं होती है ना, अपन थ्योरी पढ़ते हैं, फार्मूला देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। बच्चों मेरे पास एक लंबा तार है, लॉन्ग वायर, उससे पहले एक सिंगल टर्न की सर्कुलर कॉइल बनाई, ऐसी एक टर्न, सिंगल टर्न। फिर उसी तार से दो टर्न की कॉइल बनाई, दो फेरों की वर्ताकार कुंडली बनाई। तो इन दोनों केसेस में जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का L1 और L2, उसका अनुपात बताओ। बच्चा क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। हमारे पास एक L लेंथ का वायर है, पहले उससे हमने एक सिंगल टर्न की सर्कुलर कॉइल बनाई, तो उस समय सेल्फ इंडक्टेंस L1 था। फिर उसी वायर से दो टर्न की कॉइल बनाई, एक टर्न और दो टर्न, ऐसे एक दो, तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस L2 आया। तो L1 और L2 का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कितना आएगा। सर एक टर्न के होते हुए फिर से दो टर्न घुमाया, ऐसा वाला है क्या? ढंग से सुना था, कितना क्लियर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहले सिंगल टर्न की कोई बनाई थी, बात खत्म, उसका इंडक्टेंस L1 है। फिर उसी वायर से दो टर्न की कोई बनाई, मैंने कब कहा दो और दिए? बेटा इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, एग्जाम में कोई समझाने नहीं आएगा, आपको खुद को समझना है।
तो पहले हमने सिंगल टर्न की कॉइल बनाई, उसका इंडक्टेंस L1 था, फिर सेम लेंथ का वायर लिया दोबारा, फिर 2 टर्न की कॉइल बनाई, अब इंडक्टेंस L2 है, तो L1 और L2 का रेशियो बताओ। इंटरवल हो गया रेडियस। हाँ, बच्चों का आंसर आया है, काफी बच्चों ने दिया है, सबका सेम आंसर है 1/4, 1:4। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सबका गलत है। पल्लवी, आपका सही है बेटा, 1:2 आएगा, 1/2। बच्चों, रेडियस भी तो चेंज हो जाएगा, समझे? जब सेम लेंथ के वायर से 2 टर्न की कॉइल बनाओगे तो आर भी तो आधा हो जाएगा। एन तो तुमने डबल कर दिया, आर को आधा कौन करेगा? ठीक है, तो रेडियस भी आधा हो जाएगा, तो इसलिए कुल मिलाकर आंसर 1/2 आएगा, 1/2। चलो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। बेटा पहले सिंगल टर्न की कॉइल की फार्मूला लगाओ, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन कितना है 1, पाई r/2। फिर उसी लेंथ से 2 टर्न की कॉइल बनाई, तो n हमारा 2 हो गया, लेकिन बच्चों रेडियस r/2 हो जाएगा, क्योंकि जब एक वायर से आप एक तार ले लो, उससे 2 फेरे दोगे तो छोटी कॉइल बनेगी ना, तो रेडियस आधा हो जाएगा। तो दूसरे वाले केस में रेडियस r/2 आएगा। अब दोनों को भाग दो, 1/2 आंसर आएगा। तो अब आंसर कितना आएगा? 1/2। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यस सर। गलती मिली, सब लोग एन पर ध्यान दिए थे, इसलिए सबका आंसर 1/4 आ गया। रेडियस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आप सेम लेंथ के वायर से 2 टर्न की कॉइल बनाएंगे तो बेटा छोटी कॉइल बनेगी, रेडियस आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम रेडियस देखना चाहिए ना प्रांजल, पूरा फार्मूला नहीं देखोगे, आधा देखकर कैसे आंसर दोगे बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज L। एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L है, L। अब हमने क्या किया, उसकी लेंथ को आधा कर दिया, ठीक है, और बचे हुए जो फेरे थे, टर्न थे, उनको पहले वाली आधी सोलेनॉइड पर वापस रैप कर दिया, लपेट दिया। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये बताओ। क्वेश्चन फिर से सुन लो। अब हमने सोलेनॉइड की लेंथ को आधा कर दिया, लेकिन जो तार बचा ना, उसको
पहले आधे सोलेनोइड पर रैप कर दिया। ये मान लो एक नीचे लेयर थी, दूसरी लेयर ऊपर आ गई। तो अब बताओ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? सर एक बार और बोलिए ना क्वेश्चन। तुम्हें तो लिख कर दे देना चाहिए, अपना आप पढ़ लो, है ना। सोलेनोइड की लेंथ को आधा कर दिया और आधा करने के बाद जो उधर वाले वायर बचे ना, उसको पहले वाले आधे सोलेनोइड पर दूसरी लेयर में लपेट दिया, रैप कर दिया। पहले वाली जो आधी सोलेनोइड थी उसी पर एक बार और लपेट दिया, दो बार हो गया ना टर्न। और एल, इनका आंसर है 4L। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, एक बार समझो। जैसे मान लो ये एक सॉलिडॉइड है, और मान लो इसमें 1000 टर्न है, 1000 टर्न, 1000 फेरे हैं, लंबी सॉलिनॉइड है। अब हमने क्या किया, सॉलिनॉइड की लेंथ को तो आधा कर दिया, इधर वाली सॉलिनॉइड हटा दी, लेकिन ये जो तार है इनको इसके ऊपर लपेट दिया, ऐसे इस तरह से डबल कर दिया। लेंथ तो आधी कर दी, लेकिन इधर वाले जो टर्न थे उनको उधर वाले सोलेनोइड थी ना, उसी पर दोबारा लपेट दिया। अब बताओ एल कितना आएगा? तो बच्चे जवाब दे तो रहे हैं। जतिंदर का 4L था, प्रियंका का 8L था, राहुल का 2L था, धर्मेंद्र का 8L, सोनम का 2L, फुलेश्वर का 8L, पविंदर का 8L, प्रांजल का 8L। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, पहले ये लंबी सॉलिनॉइड थी, इसका L होगा, फार्मूला याद करो, म्यू नॉट N स्क्वायर A/L। जो पहले वाली लंबी सोलेनोइड थी उसका L है। बच्चों अब इसका L निकालते हैं, L डैश। मुझे बताओ क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे चेंज हुए? क्या कुल फेरों की संख्या बदली? नहीं बदली। पहले भी 1000 थे, अभी भी 500 के ऊपर 500 है, यानी कि टोटल 1000 है। क्रॉस सेक्शन ए भी नहीं बदला, लेकिन लेंथ आधी हो गई L/2। तो ये 2 को ऊपर ले जाओ तो आंसर आएगा 2L। तो जिन बच्चों ने 2L बताया है उनका आंसर सही है, बाकी का गलत है। तो बोलो बेटा, बात समझ में आ गई ना? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बेटा हमारे चेंज नहीं हुए, उधर के टर्न्स उधर कर दिए बस, लेकिन लेंथ आधी कर दी। तो लेंथ आधी करने से 2 ऊपर चला गया और सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो गया। डबल डबल।
ठीक है। Yes, sir. अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एकदम कॉन्सेप्चुअल। ये तो देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। अभी 2 क्वेश्चन कराए, ये तो सूत्र पर आधारित होते हैं। अब जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। बच्चों, एक परिपथ है सर्किट, उसका एक सेगमेंट, छोटा सा भाग मैं आपको दे रहा हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। बच्चों, एक परिपथ का टुकड़ा दिया है आपको, ए बी। ए से शुरू हो रहा है, बी पर खत्म हो रहा है। इसमें एक रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, एक कॉइल है, कुंडली, और एक बैटरी है। बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ 5 वोल्ट है। कॉइल का एल आपको इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी दिया है, रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है, और सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इस सर्किट में इस दर से धारा को बढ़ाऊं, इस रेट से अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूं, तो मेरा बच्चा VA माइनस VB, ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है आपके लिए हो, तो इसको ट्राई करो, देखो किस किस से बनता है। सर्किट में करंट को मैंने इंक्रीज किया इस रेट से, इस दर से धारा को बढ़ाया, तो ए और बी के बीच विभवांतर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। टू एम्पियर इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा 2 एम्पियर है, इंस्टेंटेनियस करंट देखो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग समझो। खुलेश्वर 35 बोल रहा है, आंसर भी सही है बेटा आप लोगों का। खुलेश्वर तुम्हारा आंसर सही है। देखो मैं समझाता हूँ, समझो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
मैं अगर किसी क्वेश्चन को बोलूँ ना कॉन्सेप्चुअल है तो समझ जाओ यार, उसमें कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। बच्चों, किसी भी प्रतिरोध पर, रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है ना। विभव पतन किसी भी रेसिस्टेंस, प्रतिरोध पर होता है I × R। तो यहाँ पर विभव पतन कितना होगा प्रतिरोध पर? 20 वोल्ट है ना। I 2 है और R 10 है, 20 वोल्ट। बच्चों, कॉइल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पर, वो होता है L/dt। मैंने L कितना दिया है? 20 मिली हेनरी। और di/dt कितना है? 1000। तो बेटा ये आ गया 20 वोल्ट। तो इस कॉइल पर, इस कुंडली पर जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 20 वोल्ट होगा। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ढंग से सुनना ये बात। बेटा ये कुंडली हमने इस चैप्टर में शुरू से पढ़ा है। जब भी किसी वायर में EMF आता है, इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वो वायर खुद एक बैटरी की तरह काम करता है। मैं कल भी बताया था ये बात खूब। तो बच्चों, हमारा ये कॉइल भी एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो उस बैटरी में ये प्लस ये माइनस होगा या ये माइनस ये प्लस होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, इस कॉइल में जो EMF आएगा, इस कॉइल में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसमें प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप मदद करेंगे या नहीं करेंगे? सोचो। इस कॉइल में जो EMF आएगा उसमें प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा? सर ए वाला माइनस। हाँ, B वाला माइनस। हाँ सही है। तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। उसका कारण सुन लो बेटा। हम है ना करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने शुरू में क्या बताया था? सेल्फ इंडक्शन जब शुरू किया था, जब हम किसी कॉइल में करंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कॉइल उस करंट का बढ़ने का विरोध करती है। तो बच्चों, एक ऐसा मुझे सेल चाहिए, ये एक बैटरी बन गया। तो इसका प्लस इधर होगा तभी तो वो करंट को इधर देगा। तो ये जो कॉइल है इसका प्लस इधर लिया है क्योंकि ये खुद जो करंट देगा वो मेन करंट के अपोजिट आना चाहिए, तभी तो उसका विरोध करेगा। इसलिए बच्चा ये प्लस बन गया, ये माइनस। अगर मैं इसको प्लस बना देता तो कॉइल का करंट भी उधर ही हो जाता जिधर हमारा करंट है। फिर तो वो हेल्प हो जाती, अपोजिट नहीं आता। हमें विरोध करना है, हमें हेल्प नहीं करनी। तो विरोध करने के लिए इस कॉइल की पोलैरिटी हमें इस तरह से लेनी पड़ेगी ताकि इसका खुद का जो करंट आए वो मेन करंट के अपोजिट आए, क्योंकि मेन करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब बताओ। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी मैंने पूरा नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताया प्लस माइनस कैसे आया। यहां तक समझ में आना चाहिए। यस सर। अब आगे चल रहा हूं मैं, सुनो बच्चों। अब आंसर निकाल रहा हूं। 35 वोल्ट कैसे आया बता रहा हूं। इस प्रतिरोध पर कितना विभव पतन हुआ? 20। I 2 है, R 10 है। तो यहाँ से यहाँ आने में 20 वोल्ट कम हो गया। फिर यहाँ से यहाँ जाने में 20 वोल्ट और कम हो जाएगा। देखो ये भी 20 है ना, और प्लस से माइनस जा रहे हैं यानी कि कम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ 20 वोल्ट कम हुआ, यहाँ से यहाँ 20 और कम हुआ। कितना कम हो गया? 20 और मतलब 40 40। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ गया। देखो लोअर से हायर जा रहे हो
तो 40 कम हुआ और 5 बढ़ गया। ऐड हो गया। टोटल कितना कम हुआ? 35। इसलिए हम आंसर आएगा 35 वोल्ट। 20 प्लस 20 माइनस 5 बराबर 35 वोल्ट। अब बताओ क्या पूछना है। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भी बीच बीच में करने चाहिए। सारे केवल फार्मूला वाले क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे हम? सर ये वाला स्टेप बताइए ना, यहाँ से यहाँ 20 गया, फिर यहाँ से ऐसे वाला। ऐसे वाला तुम नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह क्यों बोलते हो? यहाँ से यहाँ कितना कम होगा? रेसिस्टेंस पर IR कम होता है। अच्छा पहले बताओ, प्रतिरोध पर विभव कम होता है या बढ़ता है? कम होता। नहीं, हमेशा कम नहीं होता। धारा के जाने पर कम होता है, हाँ, और धारा के विपरीत जाते हैं तो बढ़ता है। क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ जाने पर 20 कम होगा। तो 20 यहाँ कम हो गया और यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहे हैं तो फिर और कम होगा। इस पर कितना कम होगा? ये भी 20 है, तो 20 प्लस 20 टोटल कितना कम हुआ? 40। लेकिन बैटरी में उल्टा जा रहे हैं, बैटरी में हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो वहां कम नहीं होगा, वहां बढ़ेगा। तो 40 घटा और 5 बढ़ा, तो कुल कितना घटा? 35। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, अब आगे चलो। यस सर। आगे चलो, लिखो ये क्या बोलते हैं। सर ईडी करंट कब पड़ेगी? कौन सा करंट? सर ईडी, EDD वाई। ईडी नहीं, एडी करंट होता है। वो तो 5 मिनट का टॉपिक है, लास्ट में पढ़ाऊंगा। सर म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा रही थी। हाँ, इसके बाद म्यूचुअल आएगा। नहीं, अभी मैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस कराना चाह रहा हूँ। लिखो, इसको इंडक्टर बोलते हैं। इस कॉइल है ना, कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं जब वो इंडक्टेंस का काम करता है। हिंदी में सोच रहा हूँ मैं क्या बोलते हैं। कॉम्बिनेशन को है, इंडक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर गूगल कर लो ना। ये क्या हो रहा है? पल्लवी आवाज बोलना चाह रहा है, नेटवर्क इशू कारण कुछ बोलो सुना ना नहीं। उसको। जादू बुला रही है, जादू। लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सर चालक होता है क्या? इंडक्टर होता है, इंडक्टर नहीं। तुम तो लिख लो कुंडलियों का संयोजन, बस खत्म। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, कुंडलियों का संयोजन। पहले लिखो श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों, दो कॉइल है हमारे पास। एक कॉइल यहां खत्म हो गई, फिर दूसरी कॉइल, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो इनका जो तुल्य प्रेरकत्व होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L, वो होगा L1 प्लस L2। तो जो इंडक्टेंस होता है वो भी रेसिस्टेंस की तरह ही ऐड होता है बेटा, प्रतिरोधों की तरह जुड़ता है। सीरीज में प्लस होगा और पैरेलल में उल्टा करके प्लस होगा। दूसरा लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन।
समांतर क्रम संयोजन। देखो अगर दो इंडक्टर्स को ऐसे लगा दो, ऐसे, बेटा ये L1 है, ये L2 है, ऊपर वाला L1 है, नीचे वाला L2 है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो तुल्य प्रेरकत्व होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, वो इससे निकालते हैं। 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह है इसका कॉम्बिनेशन, है ना। बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह है। तो बच्चों इस टॉपिक में कोई दम नहीं है, क्योंकि सीधा कभी कॉम्बिनेशन दे तो जोड़ देंगे, और क्या है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब लिखो बेटा, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं, डिके को क्षय बोलते हैं। हाँ, तो लिख लो धारा में वृद्धि तथा क्षय। मैं समझा दूंगा, हेडिंग तो डालो। बच्चों अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये नीट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 12वीं में बोर्ड में काम का टॉपिक होता है। इसमें इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। हमने कहा कम इम्पोर्टेंट है, हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते। कभी भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। सुनिए बच्चों, एक सर्किट है हमारे पास, इसमें एक तो इंडक्टर है, कॉइल है, और एक रेसिस्टेंस है R। ये R है, ये L है। बच्चों दोनों को सीरीज में लगाकर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे। बच्चों शुरू में की ओपन है, कुंजी जो है वो खुली हुई है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, इस कुंजी को दबाओगे ऐसे, तो बच्चों सर्किट में करंट शुरू हो जाएगा। करंट ऐसे जाएगा आई। लेकिन पता है, जैसे ही करंट बहना शुरू होगा, इंडक्टेंस के कारण कॉइल इस करंट में वृद्धि का विरोध करेगी। सुना आपने मैंने क्या कहा? जैसे ही हम कुंजी दबाएंगे, एकदम से करंट में वृद्धि होगी, धारा में वृद्धि होगी, और कुंडली उस वृद्धि का विरोध करेगी। इसलिए धारा नहीं बढ़ पाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। एकदम से मैक्सिमम करंट नहीं होगा, एकदम से करंट मैक्सिमम नहीं होगा बेटा, क्योंकि कॉइल उसका विरोध करेगी। बच्चों अगर इस बैटरी का ईएमएफ E है, तो एक ईएमएफ कॉइल में आएगा, और कॉइल का ईएमएफ इस ईएमएफ के अपोजिट होगा, क्योंकि उसको विरोध करना है। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा?
E माइनस L di/dt। बेटा आपने सुना, एक तो हमारा बैटरी का ईएमएफ है और दूसरा वो कॉइल भी तो एक बैटरी की तरह काम करती है ना। मैंने उस क्वेश्चन में भी प्लस माइनस लिखा था, क्योंकि यहाँ धारा में वृद्धि हो रही है तो इसमें ये प्लस और ये माइनस बनेगा। तो बोर्ड से देखो, दोनों का करंट अपोजिट है। बैटरी का करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, उसका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए बीच में मैंने माइनस लगा दिया। और नेट ईएमएफ कितना होता है बेटा? IR। बच्चों मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी है, लेकिन इस इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है। ये थोड़ी खतरनाक मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। इसको जो सॉल्व करने पर आता है बेटा, ये इंटीग्रेट करना पड़ता है। अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने पर करंट आता है। किसी बच्चे को याद है तो बोलो इसका इक्वेशन। देखता हूं तुम में से किसी को इक्वेशन याद है क्या? और इंटीग्रेशन का कुछ ऐसा बता दीजिए, मैं इंटीग्रेशन करके आपको बता दूंगा। तो E माइनस आई आर को इधर ले लिया, L di/dt को उधर लिया, फिर E माइनस आई आर को di के नीचे ले जाकर लेफ्ट राइट को इंटीग्रेट करते। वो मैं बच्चों को बताना नहीं चाहता। मैं अभी बच्चों को कैलकुलेशन में नहीं उलझाना चाहता। मैं तो सीधा कहता हूं, अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद है, निकालने को नहीं बोल रहा, डायरेक्ट याद है तो मुझे बता दो, वरना मैं लिख दूंगा। किसी बच्चे को याद है तो डायरेक्ट बता दो। किसी भी बच्चे को याद नहीं है? I0 E minus T by tau. Sir, 1 minus E minus R upon L T. याद आया? जैसे हम कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ते हैं ना बेटा, संधारित्र में भी तो संधारित्रों का आवेशन और निरावेशन पढ़ा था। वहां भी तो ऐसी ही इक्वेशन थी, याद करो। हाँ सर, वैसा कुछ तो था। बिल्कुल ऐसा ही था। कॉपी खोल कर देखना आज घर जाकर। तो बच्चों, करंट एकदम से नहीं बढ़ेगा क्योंकि कॉइल उसका विरोध करेगी, इसलिए बढ़ेगा। इसका इक्वेशन आपके सामने है। हाँ बेटा, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ ऐसा आता है। ये टाइम, ये करंट, ये ऐसा ग्राफ आता है। बढ़ेगा फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो E/R आएगी। इस ग्राफ का नाम बताओ। मैंने आपको कैपेसिटर में भी नाम बताया था इसका। सर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं ना तेरे को इतना मारूंगा ना, पकड़ समझा ना, हर चीज रेक्टेंगुलर। अबे हाइपरबोला डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हिंदी में बोलेंगे चरघातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाइपरबोला नहीं है। और हाइपरबोला का इक्वेशन भी वैसे y = 1/x होता है, ये वो नहीं है। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चरघातांकीय वृद्धि। बच्चों यहाँ पर है ना, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I = E/R 1 - e⁻ t/τ।
तो बच्चों मैंने स्मॉल टी के नीचे जो लिखा है वो टॉ है, याद करो। कैपेसिटर में भी टॉ होता था, क्या था वो? विश्रांति काल। क्या? सर constant. अरे टॉ को बोलते क्या है, नाम क्या होता है इसका? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल रहे सर हो? विश्रांति काल। क्या? Time सर constant. विश्रांति काल। ऐसे टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक। बच्चों वहां टॉ का फार्मूला अलग था, यहाँ एल बाई आर टॉ होगा। दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। आपने कोई टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेगा, परिभाषित। समय नियतांक क्या होता है? बोलो, क्या आप में से कोई टाइम कांस्टेंट को, समय नियतांक को परिभाषित करेगा? लिखो, मैं बोल रहा हूँ। गलत बात है बेटा, आप कुछ नहीं बताते, सब भूल जाते हैं, पुरानी चीजें कुछ याद नहीं होती। इस बार तो मैं आपको रोटेशन का रिवीजन दे रहा हूँ, अगली बार जो टेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, तीनों चैप्टर का रिवीजन आएगा एक साथ अगले टेस्ट में। इस बार नहीं, अगले टेस्ट में। तो पढ़कर आना। लिखो, समय नियतांक वह समय होता है जब परिपथ में धारा का मान बढ़कर, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम व्हेन current in the circuit increases to 63% of maximum current। 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। बच्चों ऐसा ही कुछ मैंने संधारित्र में समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखाई, पढ़ना। सेम टू सेम चीज मिलेगी आपको। हिंदी में पूरा करो लैंग्वेज सेंटेंस। समय नियतांक वह समय है जब परिपथ में धारा का मान अधिकतम धारा का 63% हो जाता है। जब परिपथ में धारा का मान अधिकतम का 63% हो जाता है। किसी को याद है कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता था? जैसे यहाँ मैंने L बाई आर लिखा है, वहां पर टाइम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता था? है बेटा, फिर से बोलो। आरसी। हाँ, R इंटू सी, प्रतिरोध और धारिता का गुणनफल होता था। लेकिन यहाँ गुणनफल नहीं होता, यहाँ L और R का अनुपात होता है, रेशियो। बच्चों ये तो था धारा में वृद्धि, ग्रोथ। अब हम बात करेंगे डिके। लिखो, डिके ऑफ करंट, धारा में क्षय, कमी। बच्चों मान लो अचानक से हम इस बैटरी को हटा दें और सर्किट को दूसरी तरफ जोड़ दें। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं, एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूं।
ध्यान से देखना, अभी इसमें मैक्सिमम करंट हो गया, ये मान लो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने के बाद अचानक आपने बैटरी हटा दी और इसको यहां से जोड़ दिया ऐसे, मतलब इस सर्किट को हटाकर इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको रिमूव कर दो ऐसे। बच्चों चूंकि हमने बैटरी तो हटा दी, अब करंट को देने वाला तो कोई बचा नहीं, इसलिए करंट अब कम होना। बेटा पहले तो बैटरी की वजह से करंट बढ़ रहा था ना, अब वो तो हमने हटा दी, तो अब सर्किट में करंट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो ये कॉइल लगी है ना ऊपर L, ये सर वो भी बैठ कम भी नहीं होने, हाँ पहले बढ़ने नहीं दे रहा था, अब कम भी नहीं होने देगा, और इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझे आप? पहले वृद्धि को रोक रहा था, अब कमी को रोकेगा, और ये पोलैरिटी प्लस माइनस करेगा, इसलिए करंट एकदम से कम नहीं होगा, इस बैटरी इस कॉइल के वजह से धीरे धीरे कम होगा। तो बच्चों अब जो करंट आएगा वो आएगा I बराबर I नॉट e की पावर माइनस t बाय टॉ। बच्चों पहले वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में अंतर है, ध्यान रखना। टॉ वही L बाय R होता है, I बराबर I नॉट e की पावर माइनस t R बाय L, ऐसे भी चलेगा। बच्चों ये ग्रोथ नहीं है, डिके है। हाँ इसका ग्राफ उल्टा आएगा, इसका ग्राफ बेटा उल्टा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ आएगा। तो सुनो बच्चों, इसमें आई नॉट क्या है बताओ? आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। हाँ, और ये मैक्सिमम कब था, शुरू में या आखिरी में? सर शुरू में जो शुरू में मैक्सिमम था। बैटरी जब हटाए, सर जब बैटरी हटाए तब की बात करें। हाँ तब की बात है। तो ये शुरू में था और बाद में ऐसे कम हुआ, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिके। हिंदी में बोलते हैं चरघातांकीय क्षय, चरघातांकीय क्षय, क्षय बोल लो, क्षय बोल लो, चलेगा। तो बच्चों आज का पूरा लेक्चर हमारा सेल्फ इंडक्टेंस पर गया, पूरा लेक्चर। कल हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, ये स्व प्रेरण था, वो अन्योन्य प्रेरण है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो डिस्कस करेंगे, और उसी में लास्ट में ट्रांसफॉर्मर आएगा, एडी करंट आएगा, ये सब बता दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो हम यही खत्म करते हैं। टेस्ट का सिलेबस एक बार फिर बोल रहा हूं बेटा, पिछला पूरा चैप्टर आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सर बीच साइड, अब क्या हो गया? सर ग्राफ बना। सर साइड होने की बोल रही है। क्या? नहीं, स्क्वायर था ना, स्क्वायर में 2 L2 में 2 स्क्वायर, L स्क्वायर में 2 स्क्वायर है। हाँ अब हो गया, फिर से सुन लो। पिछला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये वाला जो पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर आएगा, क्योंकि ये अभी खत्म हो जाएगा, अभी तो 3 दिन बचे हैं टेस्ट में, 3-4 दिन है। और 10 क्वेश्चन आपको मैं रोटेशनल मोशन से दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, वो सब आएगा, है ना। तो उसको भी रिवाइज करो, ढंग से टेस्ट दो, मन लगा कर दो बेटा,
धीरे धीरे एग्जाम पास आ रहा है, अभी तो खैर दूर है पर धीरे धीरे पास आ रहा है। सर